हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। हमने दोस्तों कक्षा 7 की एनसीईआरटी की सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक जिसका नाम है हमारे अतीत 2, और दोस्तों यह टेक्स्ट बुक में हम अध्याय 6 नगर व्यापारी और शिल्पी जन, तो यह अध्याय में पेज नंबर 82 से 85 पर जो इंफॉर्मेशन दी गई है उनको बेस बनाते हुए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकते थे उनको ऐड करते हुए बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। तो यह वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और याद रहे यह अध्याय 6 का तीसरा पार्ट है, यानी कि हमने दोस्तों इनसे पहले 2 वीडियो बनाए हैं जो 6ठे अध्याय के हैं, वो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हमारे अतीत 2 अध्याय 6 नगर व्यापारी और शिल्पी जन। यह है तीसरा पार्ट। और कल हमने शहरों के बदलते हुए भाग्य तक बात की थी और यहां से आगे बढ़े तो कई शताब्दियों के लंबे समय में गुजरात के अहमदाबाद जैसे कुछ नगर बड़े व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए, लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार तथा महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए। दोस्तों क्या हुआ कि कुछ ऐसे शहर थे जो व्यापारिक नगर थे, वो समय के साथ विकसित होते गए, लेकिन एक ऐसा शहर है तंजावुर जो समय के साथ सिकुड़ता गया। देखो, कई शताब्दियों के लंबे समय में गुजरात का अहमदाबाद जैसे कुछ नगर बड़े व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए, लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार तथा महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए। इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। यहां से 2 क्वेश्चन निकल सकते हैं। पहला क्वेश्चन, मुर्शिदाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? भागीरथी नदी के तट पर। दूसरा क्वेश्चन, मुर्शिदाबाद दोस्तों किसके उत्पाद का प्रमुख केंद्र था? रेशमी वस्त्रों के उत्पाद का प्रमुख केंद्र था। और 1704 में बंगाल की राजधानी बन गया मुर्शिदाबाद, लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया क्योंकि वहां के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़े के साथ प्रतियोगिता में टिक न सके। एक बार फिर से पढ़ लो, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दी गई है कि इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। वह 1704 में बंगाल की राजधानी बन गया, लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया, मतलब उनका पतन हुआ क्योंकि वहां के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़े के साथ प्रतियोगिता में टिक न सके। चलिए आंसर बताइए, मुर्शिदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? मैंने आपको बताया ना, मुर्शिदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? यह भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। सही आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। और ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया कि मुर्शिदाबाद कौन से उत्पाद के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था? तो यह मुर्शिदाबाद दोस्तों रेशमी वस्त्रों के प्रमुख उत्पाद के केंद्रों के रूप में विकसा था। सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बात करें तो दोस्तों यहां से एक नया टॉपिक शुरू होता है, हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत। दोस्तों यह तीनों ऐसे नगर है, एक औद्योगिक शहर है तो दूसरा दोस्तों यहाँ पोर्ट सिटी है, और हम्पी एक सांस्कृतिक नगर है। तो सबसे पहले हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य, यह टाइटल से हम्पी के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी है उनको हम पढ़ते हैं। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। दोस्तों हम्पी नगर कहां पर स्थित है? कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। कौन सा? विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था, मतलब उनकी कैपिटल था यह हम्पी शहर। कब? 1336 के आसपास। और हम्पी के शानदार खंडहरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। एक बार फिर से पढ़ ले, हम्पी के बारे में आपका ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कौन सी करेंसी नोट पर हम्पी का चित्र दर्शाया गया है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था।
और हम्पी के शानदार खंडहरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, यह दीवार निर्मित करने में किसी भी मसाले का कोई भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया है, सिर्फ शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया है। इमेज में आप दीवार को देख सकते हैं और हम्पी के अहाते की टूटी हुई दीवार से बुर्ज का यह दृश्य दोस्तों एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिया गया है। एक बार फिर से पढ़ लो कि किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था और यह चित्र दोस्तों टेक्स्ट बुक में दिया गया है। आंसर बताइए, हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? एक अद्भुत शहर था हम्पी जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। हम्पी नगर कौन सी दो नदियों की घाटी में स्थित है? या हम्पी नगर कौन सी दो नदियों की घाटी में स्थित है? सही आंसर कौन सा? सी वाला। कृष्णा और तुंगभद्रा यह दोनों नदियों की घाटी में हम्पी नगर स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन सी। आपका आंसर सही हुआ या गलत? गलत हुआ है। चलिए मैं आपको बता देता हूं कहां पर था। हम्पी कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। तो हम्पी दोस्तों कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। डाउट क्लियर? ओके, लाइक कर दीजिए वीडियो को। आगे बात करें। एक किलाबंद नगर, अभी भी हम्पी की बात चल रही है। एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज ने, इमेज में आप देख सकते हैं, एक पुर्तगाली यात्री जिसने भारत का दौरा किया था जिसका नाम था डोमिंगो पेज। डोमिंगो पेज ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन कुछ इस प्रकार किया। गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं उस द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यंत सुदृढ़ प्राचीरबद्ध नगर बसा रखा है जो दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित है। ये दीवारें अन्य नगरों की दीवारों जैसे नहीं है बल्कि बहुत मजबूत राजगिरी का ऐसा नमूना है जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलेगा। उसके भीतर उसी रीति से बनाए गए भवनों की अत्यंत सुंदर कतारें हैं जिनकी छतें सपाट चपटी है। और दोस्तों आपके विचार से यही नगर किलेबंद क्यों था? ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दोस्तों एक रखा गया है। आपको सोचना चाहिए और ऐसे विचार आपके दिमाग को और भी तेज बनाएंगे। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि एक किलेबंद नगर हम्पी के एक पुर्तगाली यात्री ने किस प्रकार अपने जो नोट थी उन्होंने लिखा है। नाम है डोमिंगो पेज। डोमिंगो पेज ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन इस प्रकार किया। गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं उस द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यंत सुदृढ़ प्राचीरबद्ध नगर बसा रखा है जो दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित है। ये दीवारें अन्य नगरों की दीवारों जैसी नहीं है बल्कि बहुत मजबूत राजगिरी का ऐसा नमूना है जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलेगा। उसके भीतर उसी रीति से बनाए गए भवनों की अत्यंत सुंदर कतारें हैं जिनकी छतें सपाट चपटी है। आंसर बताइए, निम्न में से किस पुर्तगाली यात्री ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर की मुलाकात की थी? दोस्तों 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर की मुलाकात करने वाला पुर्तगाली यात्री जिसका नाम है डोमिंगो पेज। सही आंसर बनता है ऑप्शन ए। हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहां के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। वहां स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। दोस्तों हम्पी का वर्णन, हम्पी की वास्तुकला का वर्णन यहाँ दिया गया है कि हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहां के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। वहां स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। वहां सुनियोजित बाग बगीचे भी थे। क्या? यहाँ हम्पी शहर में सुनियोजित बाग बगीचे भी थे जिनमें कमल और टोंडों की आकृति वाले मूर्ति कला के नमूने थे। 15वीं 16वीं शताब्दियों के अपने समृद्धि काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था। दोस्तों हम्पी एक वाणिज्यिक नगर था और साथ साथ सांस्कृतिक नगर भी था।
तो यहाँ हम्पी में सुनियोजित बाग बगीचे भी थे, जिनमें कमल और टोंडो की आकृति वाले मूर्ति कला के नमूने भी रखे गए थे। और 15वीं-16वीं शताब्दियों के अपने समृद्धि काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था। उन दिनों हम्पी के बाजारों में मुस्लिम सौदागरों, चेट्टियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था, यानी कि यह हम्पी एक वाणिज्यिक केंद्र था। और यहाँ दोस्तों कौन कौन लोग व्यापार के लिए आते थे? तो उन दिनों हम्पी के बाजारों में मुस्लिम सौदागरों, चेट्टियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था। इमेज में आप देख सकते हैं। आंसर बताइए, कहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे? दोस्तों कौन से नगर के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे? तो सही आंसर बनता है हम्पी के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। आंसर सही बनता है ऑप्शन सी। और अपने शासनकाल में विजयनगर के शासकों ने जलाशयों एवं नहरों के निर्माण में काफी रुचि ली। मालदेवी नदी के ऊपर 1.37 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध वाले अनंतराज सागर जलाशय, इमेज में आप देख सकते हैं, अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण हुआ था। क्या दोस्तों? उस वक्त के शासनकाल में विजयनगर के शासकों ने जलाशयों एवं नहरों के निर्माण में काफी रुचि ली। मालदेवी नदी के ऊपर 1.37 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध वाले अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण हुआ। कृष्णदेवराय, इमेज आप देख सकते हैं, कृष्णदेवराय ने दो पहाड़ियों के बीच एक विशाल प्रस्तर बांध का निर्माण विजयनगर के निकट एक विशाल झील के निर्माण के लिए किया, जहां से जल को जल सेतु और नहरों द्वारा बगीचों और खेतों तक सिंचाई के लिए पहुंचाया जाता था। दोस्तों कृष्णदेवराय यह भी विजयनगर का एक अच्छा शासक। कृष्णदेवराय ने दो पहाड़ियों के बीच एक विशाल प्रस्तर बांध का निर्माण विजयनगर के निकट एक विशाल झील के निर्माण के लिए किया, जहां से जल को जल सेतु और नहरों द्वारा बगीचों और खेतों तक सिंचाई के लिए पहुंचाया जाता था। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे। क्या ये मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे? और देवदासिया विरूपाक्ष मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा, राजा तथा प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करती थी। और विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव का एक मंदिर है, जो इमेज में आप देख सकते हैं। तो मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे और देवदासिया विरूपाक्ष मंदिर के अनेक स्तंभों वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा, राजा तथा प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करती थी। आंसर बताइए, किस नदी के ऊपर 1.37 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध वाले अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किया गया था? तो दोस्तों कौन सी नदी का नाम मैंने आपको बताया? मालदेवी नदी। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, मालदेवी नदी के ऊपर 1.37 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध वाले अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किया गया था। सही आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। चलिए एक और क्वेश्चन, किसने दो पहाड़ियों के बीच एक विशाल प्रस्तर बांध का निर्माण विजयनगर के निकट एक विशाल झील के निर्माण के लिए किया था? तो सही आंसर है दोस्तों कृष्णदेवराय। और इमेज भी मैंने यहाँ आपको बताई थी कि कृष्णदेवराय ने दो पहाड़ियों के बीच एक विशाल प्रस्तर बांध का निर्माण विजयनगर के निकट एक विशाल झील के निर्माण के लिए किया था। किसने? कृष्णदेवराय ने। चलिए तीसरा क्वेश्चन आ गया, विरूपाक्ष मंदिर जो कि भगवान शिव का एक मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर किस शहर में स्थित है? यह विरूपाक्ष मंदिर किस शहर में स्थित है? हम्पी नगर में स्थित है विरूपाक्ष मंदिर। और यह सभी बातें हम्पी नगर से रिलेटेड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और महानवमी पर्व जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। कौन सा? महानवमी पर्व जो कि दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, वो उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। पुरातत्वविदों ने उस महानवमी मंच को खोज निकाला है जहां राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करता था और अधीनस्थ व्यक्तियों से नजराने उपहार लिया करता था। वहीं विराजमान होकर राजा नृत्य एवं संगीत तथा मल्ल युद्ध के कार्यक्रम भी देखा करता था। क्या दोस्तों, यह महानवमी मंच जिसका इस्तेमाल राजा कहाँ करता था? तो यह एक पुरातत्वविदों ने यह महानवमी मंच खोज निकाला है जहां राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करता था।
और अधीनस्थ व्यक्तियों से नजराने उपहार लिया करता था। वहीं विराजमान होकर राजा नृत्य एवं संगीत तथा मल्ल युद्ध के कार्यक्रम भी देखा करता था। आंसर बताइए, महानवमी पर्व भारत के किस क्षेत्र में नवरात्रि पर्व कहलाता है? तो यह महानवमी पर्व भारत के दक्षिण क्षेत्र में नवरात्रि पर्व कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी। और 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। दोस्तों, हम्पी का विनाश क्यों हुआ? तो 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। आगे दोस्तों, एक औद्योगिक नगर सूरत की बात करें तो सूरत को पश्चिम का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्या सूरत शहर को पश्चिम का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है? और सूरत बोले तो गुजरात का एक औद्योगिक शहर है, डायमंड सिटी भी कहा जाता है। तो सूरत मुगल काल में कैम्बे, जो कि आज का खंभात मुगल काल में कैम्बे कहलाता था। तो सूरत मुगल काल में कैम्बे और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्यिक केंद्र बन गया। सूरत हॉर्मुज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। पहले तो यहाँ आप इमेज में देखिए, मैप में देखिए कि यहाँ पर है गल्फ ऑफ ओमान। यदि आप हमारे विश्व के मैप में, वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो एक तरफ है हमारा इस तरह यहाँ गुजरात और यहाँ भारत, और यहाँ से है अरब सागर। अरब सागर में यहाँ आगे बढ़े तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये ओमान की खाड़ी। ओमान की खाड़ी आगे है फारस की खाड़ी, दोनों को जोड़ता है यह हॉर्मुज जल संधि, जिसे दोस्तों टेक्स्ट बुक में हॉर्मुज की खाड़ी कहा गया है। तो सूरत मुगल काल में कैम्बे अर्थात वर्तमान का खंभात और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्यिक केंद्र बन गया। कौन सा शहर? सूरत। और सूरत हॉर्मुज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता है, यानी कि प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे हज यात्रा के लिए। आंसर बताइए, मुगल काल में कैम्बे अर्थात वर्तमान का कौन सा शहर? दोस्तों, मुगल काल का कैम्बे जो वर्तमान का है खंभात। मैंने आपको बताया, यहाँ पर देखो, मुगल काल में कैम्बे जो आज का क्या है? खंभात है। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। एक और क्वेश्चन, कौन सा शहर हॉर्मुज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था? तो दोस्तों, यह सूरत शहर हॉर्मुज की खाड़ी से होकर पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सही आंसर है ऑप्शन ए। एक और क्वेश्चन, कौन से शहर को मक्का का प्रस्थान द्वार या तो प्रवेश द्वार भी कहा जाता था? तो सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था। सही आंसर ऑप्शन ए। आगे बात करें तो सूरत एक सर्वदेशीय नगर था, जहां सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में वहां पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों के कारखाने एवं माल गोदाम थे। दोस्तों, 17वीं शताब्दी बोले तो आधुनिक भारत की बात आई, और आधुनिक भारत में हम दोस्तों कक्षा 8 में पुर्तगालियों, डच और अंग्रेजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन सूरत एक सर्वदेशीय नगर था, जहां सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में वहां पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों के कारखाने एवं माल गोदाम थे। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, आपका ध्यान यहाँ स्क्रीन पर होना चाहिए। अंग्रेजी इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक व्यक्ति पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे। यानी कि उस वक्त यहाँ बंदर था, यानी कि एक पोर्ट सिटी था यह सूरत। तो एक अंग्रेज इतिहासकार जिसका नाम है ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे। आंसर बताइए, 17वीं शताब्दी में सूरत में किसके कारखाने एवं माल गोदाम थे? तो 17वीं शताब्दी में दोस्तों सूरत शहर में किसके कारखाने एवं माल गोदाम थे?
तो पुर्तगालियों के थे, डचों के थे, अंग्रेजों के भी थे। उपर्युक्त सभी दोस्तों यूरोपियन शासक या तो यूरोपियन कंपनियों के कारखाने एवं मालगोदाम ये सूरत में थे। कब? 17वीं शताब्दी में। सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थी जो सूती कपड़ा थोक और फुटकर कीमतों पर बेचती थी। क्या दोस्तों? सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थी जो सूती कपड़ा होलसेल पर या तो रिटेल कीमतों पर बेचती थी और सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों, दोस्तों जिसे हम जरी कहते हैं, तो यह सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों के लिए प्रसिद्ध थे और उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। क्या दोस्तों? यह जो सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों के लिए प्रसिद्ध थे और इनके लिए बाजार कहाँ पर अवेलेबल था? पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में उनके बाजार उपलब्ध थे। राज्य ने विश्व के सभी लोगों से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह बना रखे थे। वहां भव्य भवन और असंख्य मनोरंजन स्थल भी थे। सूरत में काठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां थी। दोस्तों सूरत एक पोर्ट सिटी तो था ही, लेकिन एक व्यापारिक केंद्र भी था और राज्य ने यानी कि सूरत ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह बना रखे थे और वहां भव्य भवन और असंख्य मनोरंजक स्थल भी थे। सूरत में काठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां थी। आंसर बताइए। मध्यकालीन सूरत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 सेंटेंस दिए हैं और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। चलो पढ़ो। पहला सेंटेंस, सूरत के वस्त्र अपने सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थे। दोस्तों यह भी सही है कि सूरत के वस्त्र अपने सूती वस्त्र के लिए भी फेमस थे और साथ साथ दोस्तों यहाँ मैंने आपको बताया कि सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थी जो सूती कपड़ा थोक और फुटकर कीमतों पर बेचती थी और सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों यानी कि जरी के लिए प्रसिद्ध थे। यानी कि दोनों प्रकार के कपड़े के लिए सूरत फेमस था। तो यह पहला सेंटेंस सही बनता है। और सूरत में काठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां थी, यह सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही है। आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। आगे बात करें तो उल्लेखनीय है कि सूरत से जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। दोस्तों सूरत में जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में मान्यता थी। यहाँ एक शब्द आया हुंडी। तो हुंडी का मीनिंग क्या होता है? तो एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज होती है और हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती है। यानी कि एक चेक का कार्य करती थी यह हुंडी। हुंडी क्या है? एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती थी और हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों हुंडी के बारे में भगवान श्री कृष्ण और उनके एक भक्त जिसका नाम है नरसिंह मेहता, तो ऐसा कहा जाता है कि नरसिंह मेहता ने भी अपने भगवान के नाम पर हुंडी लिखी थी, जूनागढ़ से लिखी थी और द्वारका पहुंचाई थी। तो यह है हुंडी और एक भजन में भी यह हुंडी का वर्णन मिलता है। किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अधः पतन प्रारंभ हो गया। कब? 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अधः पतन प्रारंभ हो गया। इसके कई कारण थे, जैसा कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों तथा उत्पादकता की हानि, पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और बंबई यानी कि वर्तमान का मुंबई, तो यह बंबई से प्रतिस्पर्धा, जहां 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र भी है। यानी कि 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का अधः पतन प्रारंभ हो गया था। इसके कारण क्या क्या थे? एक तो मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों तथा उत्पादकता की हानि हुई, पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण किया गया और बंबई से प्रतिस्पर्धा, और खास तौर पर दोस्तों अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय कहाँ? बंबई में खोला। कब? 1668 में। और वर्तमान में सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। चलिए आंसर बताइए। मध्यकालीन सूरत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 सेंटेंस है।
दोनों को ध्यान से पढ़ो और कौन सा कथन सही है वो पता करो। पहला सेंटेंस, सूरत से जारी की गई हुंडियों को बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। सूरत एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र था, नहीं, सूरत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, एक महत्वपूर्ण पोर्ट सिटी था। तो यह कथन गलत हो गया और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। केवल 1 नंबर का सेंटेंस सही, आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं। अभी इसी अध्याय का और एक पार्ट बनेगा। कल हम अगले पार्ट में मिलेंगे। आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।